नमस्कार दोस्तों। निवेश की दुनिया में इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशंस एक रणनीति का यूज करते हैं। उस रणनीति का नाम होता है फैक्टर इन्वेस्टिंग। आज इस वीडियो के माध्यम से हम फैक्टर इन्वेस्टिंग की सभी आयाम को 360 डिग्री देखने की कोशिश करेंगे। फैक्टर इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशनल निवेश किस तरह से काम करता है, ये प्रोसेस किस तरह से होती है। किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर स्टॉक का सिलेक्शन चूज करने के लिए जो अलग अलग फिल्टर यूज किया जाता है ना, उसको हम कहते हैं फैक्टर इन्वेस्टिंग। फैक्टर इन्वेस्टिंग का एक अल्टरनेटिव नेम्स होता है, इसे हम कहेंगे रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग। अगर रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग ये शब्द आता है तो कोई भी स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए या इसका जो क्राइटेरिया होगा, एलिजिबिलिटी होगा, इट मस्ट बी बेस्ड ऑन सम रूल्स। यहाँ कोई इमोशंस नहीं होंगे, यहाँ पर कोई बायस नहीं होगा। 4 फैक्टर की इस वीडियो में बात की है। फर्स्ट फैक्टर रहेगा क्वालिटी फैक्टर्स, नेक्स्ट रहेगा वैल्यू फैक्टर, थर्ड रहेगा मोमेंटम फैक्टर और फोर्थ रहेगा लो वोलेटिलिटी। तो ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी आता है, P by E रेशियो आता है, P by D रेशियो आता है, यहाँ पर यील्ड की अगर हम बात कर लेते हैं, बीटा की हम बात कर लेते हैं ना, तो ये अलग अलग फैक्टर इस मैं कहता हूँ कि अलग अलग जो पैरामीटर्स होते हैं, मेजरेबल थिंग्स होती हैं। अगर किसी का रिटर्न ऑफ इक्विटी ज्यादा है, अगर कोई अपनी पूंजी पर ज्यादा मुनाफा दे रहा है, तो ये किस फैक्टर्स में उसको डिवाइड किया जा सकता है। ये वीडियो इसके बारे में आपसे बहुत अच्छी तरह से चर्चा करता है। एट द सेम टाइम्स इस वीडियो में अलग अलग मार्केट साइकिल में, फॉर एग्जाम्पल यू जस्ट टेक द साइकिल ऑफ द बियर साइकिल। क्या बियर साइकिल में ओनली वन फैक्टर्स वर्कआउट कर सकता है? एट द सेम टाइम अगर हम बुल मार्केट की बात करें तो बुल मार्केट में मोमेंटम फैक्टर को चूज करना चाहिए। अगर चूज करना है तो क्यों चूज करना है? वैल्यू और लो वैलिडिटी इस दो फैक्टर का संयोजन, कॉम्बिनेशन किस मार्केट साइकिल में करना चाहिए? क्या हर एक मार्केट साइकिल में ये चारों फैक्टर सेम परिणाम दे सकते हैं? इसके बारे में हमने बहुत सटीकता से एग्जाम्पल के साथ हमने चर्चा की है। तो इन्वेस्टर जो इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं फैक्टर इन्वेस्टिंग को किस तरह से यूज करते हैं ना, ये अगर हम अच्छी तरह से समझते हैं ना, इट बिकम द वेरी इजी टू सेलेक्ट द व्हिच म्यूचुअल फंड बेस्ड ऑन द फैक्टर इन्वेस्टिंग। क्या मैं मोमेंटम फंड को चूज करूं या वैल्यू म्यूचुअल फंड को चूज करूं या ओनली द क्वालिटी म्यूचुअल फंड को चूज करूं? तो डेफिनेटली ये वीडियो हमें गाइड करता है कि किस तरह से फैक्टर इन्वेस्टिंग वर्कआउट करती है। अगर हमें ये समझ में आती है तो हमें अपने लिए, खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, दोस्तों को सजेस्ट करने के लिए हम किस फैक्टर को चूज करेंगे, ये इजीली समझ में आ जाएगा। NSE और BSE पर फोकस करने वाले आज के इस खास विश्लेषण में चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम बेसिक स्टॉक पिकिंग से एक कदम आगे बढ़कर इंस्टीट्यूशनल लेवल की फैक्टर रणनीति को डिकोड करेंगे। अक्सर एक सवाल जहन में आता है कि बड़े इंस्टीट्यूशंस लगातार मुनाफा कैसे कमाते हैं जबकि आम निवेशक टिप्स के चक्कर में नुकसान उठा बैठते हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि डेटा और स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स का इस्तेमाल करके निवेश को ज्यादा सटीक और सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है। आज की हमारी चर्चा 5 हिस्सों में बटी है। पहला, फैक्टर रणनीति को समझना। दूसरा, 4 प्रमुख फैक्टर्स। फिर हम देखेंगे इनके रणनीतिक सहसंबंध। उसके बाद मार्केट साइकिल के हिसाब से इनका उपयोग और आखिर में खुदरा निवेशकों के लिए सबसे जरूरी टेक अवे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, फैक्टर रणनीति की, इंस्टीट्यूशनल प्लेबुक। देखिए, ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग में ना अक्सर अंदाजा लगाया जाता है या किसी टिप पर भरोसा किया जाता है, पर फैक्टर रणनीति इससे बिल्कुल अलग है। यहां इस बात का अंदाजा लगाने के बजाय कि कौन सा स्टॉक जीतेगा, पूरा फोकस उन स्पेसिफिक, मेजरेबल और डेटा ड्रिवन कैरेक्टरिस्टिक्स पर होता है जो सच में एसेट रिटर्न्स को ड्राइव करते हैं। अगर हॉलीवुड की मनी बॉल मूवी को याद करें तो ये बिल्कुल वैसा ही है। खिलाड़ी के नाम या इमोशंस पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों और मैथ्स के बेसिस पर एक मजबूत टीम बनाना। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जहां हम इन खिलाड़ियों यानी उन 4 कोर फैक्टर्स से परिचय करेंगे। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी फैक्टर है क्वालिटी। ये सीधे तौर पर उन कंपनियों को पहचानता है जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE काफी हाई होता है, उन पर कर्ज कम होता है और उनकी आय में एक स्टेबिलिटी होती है। इसे ऐसे समझिए जैसे क्रिकेट टीम में एक ऐसा भरोसेमंद बल्लेबाज चुनना जिसकी तकनीक कमाल की हो। हाई ROE का मतलब है कंपनी अपनी पूंजी पर बेहतरीन मुनाफा बना रही है
और लो डेट ये तय करता है कि अगर मार्केट में मंदी भी आई तब भी कंपनी सुरक्षित रहे। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वैल्यू। इसे थोड़ा ऐसे सोचिए जैसे किसी प्रीमियम ब्रांड के कपड़े भारी डिस्काउंट सेल में मिल रहे हों। यहाँ फोकस उन स्टॉक्स पर होता है जो अपनी असल कीमत के मुकाबले सस्ते में ट्रेड कर रहे हैं। इनकी पहचान कैसे होती है? लो प्राइस टू अर्निंग्स पीई अनुपात, लो प्राइस टू बुक पीबी अनुपात और हाई डिविडेंड यील्ड से। इसके पीछे का बेसिक लॉजिक ये है कि बाजार ने किसी वजह से इन बढ़िया कंपनियों का सही मूल्यांकन नहीं किया है और आगे चलकर जब मार्केट अपनी गलती सुधारेगा तो मुनाफा बिल्कुल शानदार होगा। उसके बाद आता है तीसरा फैक्टर, मोमेंटम। इसका काम है बस करंट विनर्स को ट्रैक करना। ये उन असेट्स को ढूंढ निकालता है जो पिछले 6 से 12 महीनों में एक स्ट्रॉन्ग प्राइस ट्रेंड और रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। मोमेंटम का लॉजिक एकदम फिजिक्स के नियम जैसा है। जो स्टॉक तेजी से ऊपर जा रहा है उसके और ऊपर जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। यह फैक्टर मार्केट के उत्साह और तेजी को पूरी तरह भुनाने पर फोकस करता है। और चौथा फैक्टर है लो वॉलेटिलिटी। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये फैक्टर स्टेबिलिटी ढूंढता है। ये ऐसे लो बीटा स्टॉक्स की तलाश करता है जो बिना किसी बड़े उतार चढ़ाव के लगातार और स्थिर रिटर्न्स देते हैं। सोचिए, जब पूरा मार्केट भारी उथल-पुथल और अनिश्चितता से गुजर रहा हो, तब ये स्टॉक्स एक शांत आश्रय की तरह काम करते हैं। हालांकि ये रातों रात डबल नहीं होते, पर जब मार्केट गिरता है तो ये किसी भी पोर्टफोलियो को डूबने से बचा लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, स्ट्रैटेजिक फैक्टर कोरिलेशंस, यानी एक टीम के रूप में ये फैक्टर्स कैसे काम करते हैं। तो यहाँ हम दो अलग अलग तरह के डायनामिक्स को कंपेयर करेंगे। एक तरफ हैं सिनर्जिस्टिक पार्टनरशिप्स जैसे क्वालिटी और लो वॉलेटिलिटी के बीच, और दूसरी तरफ हैं काउंटरवेट्स यानी बैलेंस बनाने वाले जैसे वैल्यू और मोमेंटम। असल में ये फैक्टर्स या तो एक टीम के खिलाड़ियों की तरह एक ही दिशा में एक साथ आगे बढ़ सकते हैं, या फिर पोर्टफोलियो के रिस्क को मैनेज करने के लिए एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर सकते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन एक बेहद दिलचस्प डायनामिक है। अक्सर देखा गया है कि जब क्वालिटी मैट्रिक्स मजबूत होते हैं तो लो वॉलेटिलिटी अपने आप उसके पीछे पीछे आती है, क्योंकि हाई क्वालिटी कंपनियों में वैसे भी उतार चढ़ाव कम होता है। जब ये दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं तो ये पोर्टफोलियो के लिए एक ऐसी सॉलिड और स्टेबल नींव तैयार करते हैं जिसे मार्केट के छोटे मोटे झटके आसानी से हिला भी नहीं सकते। इसके बिल्कुल उलट नेगेटिव कोरिलेशन पोर्टफोलियो के अंदर एक इनबिल्ट बैलेंस सिस्टम की तरह काम करता है। वैल्यू और मोमेंटम ज्यादातर एक दूसरे से उल्टा चलते हैं। जब मार्केट में ग्रोथ और मोमेंटम स्टॉक्स गिरने लगते हैं, ठीक उसी वक्त अंडर वैल्यूड या वैल्यू स्टॉक्स अचानक से अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं। ये जो ऑपोजिट मूवमेंट है ना, ये ही पोर्टफोलियो के ओवरऑल रिस्क को काफी हद तक कम करने में मदद करती है और भारी नुकसान से बचाती है। चलिए अब चौथे हिस्से पर आते हैं, मार्केट साइकिल एप्लीकेशंस, यानी इस रणनीति को ग्राउंड पर एग्जीक्यूट कैसे करना है। लेकिन हिस्टोरिकल डेटा में घुसने से पहले एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल खुद से पूछना चाहिए। जब इंडियन इक्विटी मार्केट्स में कोई भारी करेक्शन आता है तो इनमें से सच में कौन सा फैक्टर कॉम्बिनेशन हमारी कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है? संकट के समय कौन सा हथियार सबसे ज्यादा काम आएगा, ये जानना बेहद जरूरी है। और हिस्टोरिकल डेटा इसका एकदम साफ जवाब देता है। जब निफ्टी में बुल रन यानी तेजी का दौर चल रहा होता है तो हाई मोमेंटम सबसे आगे निकलकर बेहतरीन रिटर्न्स देता है, लेकिन जैसे ही मार्केट में करेक्शन शुरू होता है तब क्वालिटी और लो वॉलेटिलिटी का कॉम्बो एक मजबूत ढाल बन जाता है जो निवेश की गई पूंजी को डूबने से बचा लेता है। अब आखिर में आते हैं पांचवें हिस्से पर, द रिटेल टेक अवे। आम निवेशक इन इंस्टीट्यूशनल रणनीतियों का फायदा कैसे उठा सकते हैं? तो सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि अब किसी एक स्टॉक पर डिपेंड रहने या टिप्स पर दाव लगाने के बजाय सीधे फैक्टर कॉम्बिनेशंस की तरफ बढ़ना चाहिए। रिस्क को कम करने के लिए उन नेगेटिव कोरिलेशंस का इस्तेमाल एक इनबिल्ट हेज या सुरक्षा कवच के रूप में करना पड़ेगा। और सबसे जरूरी बात, अपनी फैक्टर रणनीति को निफ्टी के करंट मार्केट साइकिल के हिसाब से अलाइन करना पड़ेगा। तेजी के माहौल में मोमेंटम का पूरा फायदा उठाइए और अनिश्चितता आते ही सीधे क्वालिटी और लो वॉलेटिलिटी की तरफ स्विच कर लीजिए। इस खास विश्लेषण को खत्म करते हुए बस एक आखिरी और गहरा सवाल छोड़कर जाना जरूरी है। क्या हमारा करंट पोर्टफोलियो अगले मार्केट साइकिल के लिए पूरी तरह तैयार है? और क्या उसमें सही फैक्टर काउंटरवेट्स मौजूद हैं? देखिए, मार्केट हमेशा एक ही दिशा में नहीं चलता। ट्रेंड में बदलाव आना तय है। इंस्टीट्यूशंस की तरह सोचने और अंदाजे की जगह डेटा के बेसिस पर निवेश करने का यही सबसे सही वक्त है, ताकि हर हालात में हमारा पोर्टफोलियो एकदम मजबूत बना रहे।
तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने समझने की कोशिश की फैक्टर इन्वेस्टिंग में संयोजन कब किया जा सकता है, ये सिंगल हम कब यूज कर सकते हैं, और ये भी हमने जाना कि फैक्टर इन्वेस्टिंग के जो अलग अलग 4 फैक्टर्स होते हैं, क्वालिटी, वैल्यू, मोमेंटम, लो वैलेटिलिटी, ये बेस्ड ऑन डेटा रिसर्च और फंड मैनेजर की हम कहेंगे कुशलता के ऊपर निर्भर होता है। यहाँ पर कोई केस वर्क नहीं होता, यहाँ पर अनुमान नहीं होता, कोई इमोशनलिटी नहीं होती। दैट इज वन ऑफ द थिंग फैक्टर इन्वेस्टिंग, इसे हम रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग कहते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है हम निवेशक, रिटेल निवेशक, हमारी हॉरिजन मैं कहूंगा हमारी रिस्क मैनेजमेंट, हमारी प्रोफाइलिंग, हमारी रिटर्न जो भी ताकत है, अगर ये समझना है, अगर उसके ऊपर हमारा थोड़ा अधिक ध्यान देते हैं ना, तो इस ध्यान को और प्रबल बनाने के लिए, और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उम्मीद है ये फैक्टर इन्वेस्टिंग का वीडियो आपको जरूर गाइड करेगा। इस तरह की कंसेप्ट बेस्ड ज्ञान या नॉलेज को विद एग्जाम्पल के साथ समझने के लिए मेरे चैनल से जरूर जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और डेफिनेटली इसके बारे में मैं आपके कमेंट का इंतजार करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।